हेलो फ्रेंड्स, और मैं इम्तियाज़ अंसारी। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी बुक चल रही थी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने अभी रिसेंटली आपको नेशनल इनकम पढ़ाया था। आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक, न्यू यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग एंड प्रेजेंटली इट्स ऑफ 6 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द पेपर एग्जामिनेशन। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो ये यूनिट हमारी एक छोटी यूनिट है जो 6 मार्क्स की है और इसमें मोस्टली 4+1+1 या 3+3 इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब का जो आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है ना वो क्या है, मनी एंड बैंकिंग। तो वी हैव 2 टॉपिक्स, मनी एंड बैंकिंग। तो प्रेजेंट आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे किसकी, मनी की। तो दोस्तों मनी क्या है, तो देखो जैसे ही मनी हम यहाँ पर लिखते हैं या जैसे ही हम यहाँ पर मनी के बारे में सोचते हैं या बोलते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड के अंदर कुछ नोट्स आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, कभी कभी डेबिट कार्ड आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं, एटीएम आ जाता है, पेटीएम भी आ जाता है, पे पैसा भी आ जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग भी आ जाती है। तो पैसों से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं ना, मनी मनी मतलब मनी को हिंदी में पैसा नहीं मुद्रा बोला जाता है, मुद्रा। तो मनी अब देखो थोड़ा सा हमें क्या है कि मनी को अच्छे तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, 100-200 साल पहले जाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको पता है, आप जानते हो कि मनी जब नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं थी, तो मनी जब नहीं थी तो लोग किस तरीके से ट्रांजेक्शन करते थे। एक सिस्टम हुआ करता था जिसका नाम क्या था, बार्टर सिस्टम। हम दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ेंगे, बार्टर सिस्टम को और किसको, हम बार्टर सिस्टम को और मनी को दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं पहले बार्टर सिस्टम की। तो बार्टर सिस्टम क्या था कि इट वाज अ सिस्टम इन विच गुड्स वर एक्सचेंज विद द गुड्स। तो मतलब गुड्स के बदले में गुड्स को ही हम एक्सचेंज किया करते थे। मतलब किसी के पास राइस है, वीट है, क्लॉथ है, वेजिटेबल्स है, यूटेंसिल्स हैं, आपस में जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है तो वो एक दूसरे से क्या करते थे, एक्सचेंज कर लिया करते थे। राइस वाले ने वीट को राइस दिया, उसने एक्सचेंज में क्या ले लिया, वीट ले लिया, ठीक है ना। तो वो एक्सचेंज चलता रहता था। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन तो तब होगा ना जब दोनों को रिक्वायरमेंट हो उन चीज़ों की जो एक दूसरे के पास है। मतलब मेरे पास राइस, आपके पास वीट है, तो हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन कब होगा, जब मुझे वीट चाहिए और आपको राइस चाहिए, तभी तो ट्रांजैक्शन होगा। इस कंडीशन को बोला जाता था डबल कोइंसिडेंस। क्या बोला जाता था दोस्तों इस कंडीशन को, डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस का मतलब ये है कि दोनों जो ट्रांजैक्शन करने वाली पार्टीज़ हैं तो उन पार्टीज़ के पास वो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट दोनों को हो। डबल कोइंसिडेंस, दोहरा संयोग, दोहरी आवश्यकता, डबल वांट्स, डबल रिक्वायरमेंट, कुछ भी कह सकते हो। डबल कोइंसिडेंस वर्ड मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो द ट्रांजेक्शन वुड टेक प्लेस when double coincidence exists, or if there is no double coincidence between the buyers and sellers तो there would no exchange, ठीक है ना। तो डबल कोइंसिडेंस एक कंडीशन होना ज़रूरी थी। मगर दोस्तों तो ट्रांजैक्शन फिर भी होते थे, प्रॉब्लम आती थी लेकिन ट्रांजैक्शन होते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, सबकी अपनी अपनी स्टेट्स हुआ करती थी, वो उसके ऊपर अपना शासन वगैरह करते थे, रूलिंग सिस्टम्स हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपने टाइम में गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स, इस तरीके से गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स या फिर जो ब्रांज है या और मेटल्स की मेटल कॉइन्स जो है, उन्होंने कॉइन्स को डेवलप किया और कॉइन से ट्रांजैक्शन होने लगा, ठीक है ना। लेकिन फिर एक बात और है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़े तो मेटल तो इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में अवेलेबल नहीं थी, तो नोट्स भी आ गए, ठीक है ना। तो देखा जाए अब नोट्स भी आ गए, ठीक है कि नोट्स भी इतनी क्वांटिटी के अंदर आ गए, लेकिन नोट्स के अंदर भी कभी कभी कुछ रिस्क होता है, तो हम अपने ट्रांजैक्शन को सेफ रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या आ गया, एटीएम आ गया, ऑनलाइन बैंकिंग आ गई, चेक्स वगैरह आ गए, बैंकिंग का डेवलपमेंट हुआ नहीं ये सब। तो अगर आज के प्रेफरेंस में देखें तो आज के प्रेफरेंस में मनी का मतलब क्या है, मनी इज़ एनीथिंग। देखो मैंने क्या कहा, मनी इज़ एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है मनी, पेपर मनी, कॉइन मनी, प्लास्टिक मनी, ठीक है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मनी इज़ एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकती है। बट मनी में सबसे कॉमन बात पता है क्या है, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो क्या होनी चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब जो एक्सचेंज का मीडियम हो। एक्सचेंज के मीडियम होने का मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन बाय, वी कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज एट एनी टाइम, एनी प्लेस, एनीवेयर, ठीक है ना। कहीं पर भी
एट एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्लेस पर, किसी भी टाइम पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को इजीली एक्सचेंज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए 500 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, आपके पास प्लास्टिक मनी कार्ड्स भी हैं, मान लीजिए आपके मोबाइल में पेटीएम भी है, पे पैसा भी है। अब आप कहीं भी शॉपिंग वगैरह करने जाते हो, आप कैश भी पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से भी कर सकते हो, या फिर जो ऐप हैं उनके थ्रू भी आप पे कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो मनी है। तो मनी इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स, नोट्स, प्लास्टिक मनी, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, विच इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट जो कंडीशन क्या है कि वो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए काम करे। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब बड़े ध्यान से समझ लो, विच कैन ईजिली एक्सेप्टेड, जिसको ईजिली एक्सेप्ट किया जा सके फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। मतलब कोई बंदा उसको डिनाई नहीं कर सकता कि मैं इसको नहीं लूंगा। आप 500 का ओरिजिनल असली वाला नोट लेकर जाए ना, वो वाला नहीं जो पापा घर पर बनाते हैं, वो वाला नहीं, असली वाला ओरिजिनल, ठीक है ना, जो आरबीआई बनाता है। तो ओरिजिनल नोट लेकर जाओ, आप किसी भी चीज़ को खरीदो, शॉपकीपर मना नहीं कर सकता, जनरली एक्सेप्टेबल, क्योंकि उसको ऑथोराइज किया है किसने, गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो मनी इज एनीथिंग विच इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये पहली बात है। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना, तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डज मनी सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब मनी ने बार्टर सिस्टम की जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, उसको किस तरीके से रिमूव कर दिया। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है अक्सर, मैंने देखा है। तो आप इसमें क्या करोगे, आप देखो क्वेश्चन को समझ गए ना कि हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो आप पहले बार्टर सिस्टम को बताओ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इट वाज ए सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। फिर बताओ कि देयर वाज अ नेसेसरी कंडीशन, क्या थी, विच वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, कि भाई ट्रांजेक्शन जब होगा कि जब बोथ द पार्टीज हैव द प्रोडक्ट विच नीडेड बाय द पर्सन्स, ठीक है ना। तो जो उनको ज़रूरत होगी वो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांजेक्शन होगा। फिर आप बता दो, बट मनी, व्हेन मनी केम इनटू द एग्जिस्टेंस, उस एग्जिस्टेंस में ही तो मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कैसे सॉल्व कर दिया, अब आपको डबल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं है, आपने अपना प्रोडक्शन किया, आप उसको मार्केट में सेल करो और बदले में क्या ले लो, मनी। अब उस मनी से आप कुछ भी चीज़ें परचेस कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मनी कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। मनी में दो फीचर्स हैं लीगली, बड़े ध्यान से सुन लेना, दो फीचर्स हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड, कि जो मनी होती है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होती है। और नंबर 2 जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब दोस्तों क्या है कि एनी पर्सन, आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, जैसे इंडिया में मनी क्या है, रुपया, आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ मनी चलेगी। वो जो 500 का नोट है ना जिस पर गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, वो कहीं भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप साउथ में चले जाओगे तो वहाँ पर उसने मना कर दिया कि हम ये वाला नोट नहीं लेंगे, हमें तो वो वाला दो जिसमें रजनीकांत का फोटो होगा। या महाराष्ट्र में चले आओगे तो वो कहेगा उसमें अमिताभ बच्चन वाला फोटो दो। ऐसा कुछ नहीं है, गांधी जी चलेगा पूरे इंडिया में। तो जनरली एक्सेप्टेबल है, पूरे इंडिया के अंदर चलेगी। अमेरिका में चले आओ यूएसडी चलेगा, यूएस डॉलर। इंग्लैंड में जाओ तो पाउंड स्टर्लिंग चलेंगे, ठीक है ना। तो सब जगह मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है दोस्तों। तो ये पहली बात मैंने आपको मनी की बताई। इसके अलावा मनी की और बातें भी हैं। मनी मेजर्स द वैल्यू, मनी मेजर्स द वैल्यू या ऑफ वैल्यू, मेजर्स ऑफ वैल्यू या मेजर्स द वैल्यू, वैल्यू को मेजर करती है कॉमन यूनिट में। मनी को मेजर करती है कॉमन यूनिट में। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, मेजर्स द वैल्यू अलग चीज़ है, मेजर्स द वैल्यू इन द कॉमन यूनिट ये अलग चीज़ है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेजर्स द वैल्यू का मतलब क्या है। आप एक जनरल स्टोर पर जाओ, आप शॉपकीपर से पूछो ये टूथपेस्ट कितने का, वो कहेगा इतने रुपीज़ का। आप पूछो ये मैगी का पैकेट कितने का, इतने रुपये का, ठीक है ना। ये कोल्ड ड्रिंक्स कितने, इतने रुपये की। आप किसी भी चीज़ को पूछो, इतने रुपये 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 रुपये। मतलब किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को अगर आपको मेज़र करना है तो आज हमारे पास एक कॉमन यूनिट है, दैट इज़ रुपीज़। अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड के अंदर पाउंड, इटली में लीरा, जहाँ जिसकी जो करेंसी चल रही होगी वो उसकी कॉमन यूनिट में उसकी वैल्यू को बताएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो मनी मेजर्स करती है द वैल्यू ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन कॉमन यूनिट, ठीक है ना, सिंपल बात है। बट बार्टर सिस्टम में ना इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर्स द वैल्यू। कैसे, देखो वहां पे क्या था, राइस के बदले में वीट देना या वेजिटेबल्स या क्लोथ। अब सोचो आप, एक बंदे के पास क्या है, राइस है और दूसरे के पास है क्लोथ। अब राइस को क्लोथ से कैसे कंपेयर करें कि भाई 1 किलो राइस या 1 मीटर कपड़ा, या तो कोई मेजरमेंट ही नहीं है ना। तो फिर भी वो लोग किसी ना किसी तरीके से ट्रांजैक्शन करते थे। मैं ये नहीं कहता कि बार्टर सिस्टम में मेजर्स नहीं होती थी, वैल्यू को मेजर किया जाता था, बट पीपल
हैड टू फेस सम डिफ़िकल्टीज, क्या फेस करनी पड़ती है उनको? डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। तो अगर आप इसी पॉइंट को ऐसे लिखते हो कि मनी मेजर्स द वैल्यू, तो ये मनी का फंक्शन है, ये मनी की फीचर्स है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखते हो कि डिफिकल्टी इन मेजर्स ऑफ वैल्यू, तो ये बार्टर सिस्टम की क्या हो गई? ड्रॉबैक्स हो गई। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने कंपैरेटिवली है, दो क्वेश्चन एक साथ चल रहे हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, फीचर्स ऑफ मनी, ये मेनली फंक्शंस है, फीचर्स नहीं है। और इधर क्या चल रहा है? इधर द लिमिटेशंस, द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं मनी की एक बात और बताता हूं आपको। मनी इज द स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है, देखो वैल्यू का मतलब है यहाँ पर मूल्य, किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए आप जैसे 12th क्लास में हैं और अभी आपके पास एक नॉर्मल सा फ़ोन है। फिर जब आप 12th पास करोगे अच्छे मार्क्स से और आपके पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है भाई 90% आएंगे तो आपको एक अच्छा सा स्मार्टफोन दिलाएंगे, ठीक है। अब और आपके घर वाले कहते हैं ठीक है, आप उसके लिए थोड़े, अब है ना, थोड़े पैसे आप भी जमा करना, थोड़े हम, और एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन या फिर एक लैपटॉप लेकर देंगे, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे? अब आप धीरे धीरे क्या करोगे? अब आप धीरे धीरे ना पैसे जमा करोगे। क्या? मनी जमा करोगे। आप रुपीज़, जो आपकी पॉकेट मनी यहाँ से मिला वहाँ से मिला, या मंथली पेरेंट्स से लिए, आप पैसे जमा करोगे। आप क्या जमा कर रहे हो? ध्यान से देखो, आप मनी जमा कर रहे हो। आप क्या जमा कर रहे हो? मनी, रुपीज़, पैसा। लेकिन इनडायरेक्टली यू आर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ द स्मार्ट मोबाइल फोन और द लैपटॉप। इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? आप पैसा जमा करके इनडायरेक्टली यू आर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ द स्मार्ट मोबाइल फोन और द लैपटॉप, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन टर्म ऑफ मनी यू कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। मनी है तो आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उसको स्टोर, उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे एक कार परचेज करनी है और अब मुझे कार परचेस करनी है, तो मुझे कार की वैल्यू को जमा करना है, तो मैं क्या जमा करूं? सबसे बेटर तरीका जमा करने के लिए क्या है? मनी। जमा करने के लिए मैं प्रॉपर्टी में भी लगा सकता हूं, गोल्ड भी ले सकता हूं, शेयर मार्केट में भी लगा सकता हूं, बट मनी इज द बेस्ट वे टू स्टोर द वैल्यू। क्यों मनी सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। बाकी चीज़ों की वैल्यू में स्टेबिलिटी नहीं होती, रिस्क होता है, कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, बट मनी बिल्कुल मतलब लिक्विड है। मनी इज़ लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल इक्वल टू कैश। इसको कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मान लो मैंने गोल्ड परचेज कर लिया था, तो गोल्ड को तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा ना, बट मनी को कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बताएं? मनी स्टोरिंग के लिए सबसे बेटर है। क्यों? क्योंकि जनरली एक्सेप्टेबिलिटी है, वैल्यू में वैल्यू स्टेबल है, लिक्विडिटी है, ठीक है ना, लिक्विडिटी भी है। तो इसी वजह से मनी को हम सबसे इजीली स्टोर करते हैं। अब बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम में भी, अब आप सोचो, बार्टर सिस्टम में फिर वही आ जाएगी डिफ़िकल्टीज़ होती थी, कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। किसमें? डिफ़िकल्टीज़ इन स्टोर ऑफ वैल्यू। मैं ये नहीं कहता कि बार्टर सिस्टम में गुड्स की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे, करते थे, लेकिन लोग किसमें लोग क्या इकट्ठा किया करते होंगे? गुड्स। जैसे अगर मान लो किसी को एक गाय चाहिए, तो किसी ने कहा भाई ठीक है गाय आपको मिलेगी, उसके लिए आप क्या कहते हैं 100 किलो या 200 किलो राइस चाहिए उसके बदले, तो आप क्या जमा करोगे? आप राइस जमा करोगे, ठीक है ना। तो उस टाइम में तो अब राइस को जमा करना 200 या 300 किलोग्राम राइस को जमा करना है आपको, तो उसके लिए स्पेस भी आपको चाहिए, ख़राब होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, लेकिन स्टोर करते होंगे जैसे भी लोग, मगर दे हैड टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, ठीक है ना। तो ये 3 बातें आ जाती हैं। और चौथी बात, एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये जो लिखा हुआ वर्ड है पहले मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, जैसा बुक में लिखा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट फंक्शंस कहते हैं। क्रेडिट फंक्शंस का मतलब हो गया उधार वाले लेन देन। लेकिन इसको, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं मेरे दोस्तों जो कुछ हिस्टोरिकली समझ लो, ट्रेडिशनली समझ लो, बुक में एज इट इज़ लिखी हुई आती है ना, तो इसलिए जो क्रेडिट फंक्शन है, पहले मैं आपको सिंपल समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन बाय, यू कैन सेल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। आप उधार पर किसी भी चीज़ का लेन देन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आज मनी है, पैसा है ना, आज मनी है, तो मनी में यू कैन ईजिली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे दोस्तों मैं आपको बड़ा कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ। देखो जो लोग बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर लोग पता है क्या कहते हैं? फाइनेंस कराते हैं। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? जैसे एक कार है 10 लाख रुपीज़ की, 5 लाख रुपीज़ हमने कैश पेमेंट दे दी,
अब बाकी 5 लाख क्या होगा, बैंक हमें क्या करेगा, फाइनेंस करेगा। फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, बैंक हमें इतना उधार देगा, फिर हम धीरे धीरे इसकी पेमेंट करेंगे, विद इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है ना। और एज इंस्टॉलमेंट, जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट क्या है, वो पेमेंट ऑफ लोन है, ठीक है ना, जो हम उसको कर रहे हैं जिसने हमें लोन दिया था। अब देखो ये उधार वाला लेन देन है ना, 10 लाख की जो कार थी हमने 5 लाख दी और बाकी धीरे धीरे पे कर रहे हैं, ये क्रेडिट है। आज मनी है, यू कैन इजीली परफॉर्म द क्रेडिट फंक्शन। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच विल बी मेड या पेड विच विल बी डन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में किए जाएंगे, ठीक है ना। तो जिनको फ्यूचर में करेंगे, तो फ्यूचर में जिनका सेटलमेंट होगा तो वो कौन से फंक्शन है, क्रेडिट फंक्शन है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन ईजिली परफॉर्म द क्रेडिट फंक्शन। और इसी वजह से तो मेरे बच्चों जो मनी मार्केट बैंकिंग सिस्टम है बेटा, इसी वजह से तो डेवलप्ड हुआ है। अगर मनी ये काम नहीं करती तो बड़ी प्रॉब्लम। अब देखो इसका मतलब बता देता हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, एक मान। स्टैंडर्ड क्या होता है, मान। एक स्टैंडर्ड दे दिया, किसको दे दिया, डेफर्ड पेमेंट को। एंड बिफोर मनी देयर वाज नो स्टैंडर्ड। डेफर्ड पेमेंट में क्या होता था, डेफर्ड पेमेंट में फिर वही बात मैं लिखूंगा, डिफिकल्टीज, ठीक है ना दोस्तों। तो मेनली मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैंने 4 बातें लिखी हैं, दीज 4 आर द फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। और मनी की जो डेफिनेशन है, जो फंक्शनल डेफिनेशन है, मनी की डेफिनेशन, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये आपको 12th लेवल पर किसी बुक में नहीं मिलेगी। मनी की डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लीगल डेफिनेशन और फंक्शनल डेफिनेशन। यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में मेनली है वो क्या है, फंक्शनल डेफिनेशन। हम फंक्शनल ही देते हैं कि मनी इज एनीथिंग। मैंने आपको बताया था क्या, कि मनी इज एनीथिंग विच इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स द वैल्यू, स्टोर द वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट। बस, इससे बढ़िया डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल इजी आपके सामने। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, जिसको जनरली एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट। बस, कि जो भी ये 4 काम करेगी, कोई भी चीज़ है। अब ये 4 काम अगर मान लीजिए मेरे दोस्तों, अगर ये 4 काम नोट करता है, क्वाइंस करते हैं, तो वो मनी है। चेक करता है, डेबिट कार्ड करता है, एटीएम करता है, पेटीएम करता है, तो वो भी मनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मनी के साथ में एक कॉन्सेप्ट और आता है, मनी एंड नियर मनी। मनी एंड नियर मनी, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मनी तो मनी है। अच्छा, मनी, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ी एक पुरानी बात अधूरी रह गई। मनी की 2 डेफिनेशन है, फंक्शनल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, एक लीगल डेफिनेशन है। लीगल डेफिनेशन क्या है कि मनी इज द कमोडिटी या मनी इज एनीथिंग विच इज ऑथोराइज्ड, विच इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक। जिसको इश्यू किया है, ऑथोराइज किया है बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज और द पेमेंट ऑफ और द डेफर्ड पेमेंट, ठीक है ना, या पेमेंट ऑफ क्रेडिट या पेमेंट ऑफ डेट्स, ठीक है ना। ये है 2 डेफिनेशन। ये दूसरी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन किस बात पे जोर देती है कि भाई जो भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ने इश्यू किया है, ऑथराइज किया है, किस लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड पेमेंट ऑफ डेट्स। जो हमारे डेट्स हैं उनको, जो हमारे उधार है उनकी पेमेंट के लिए जो हम दे सकते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी लीगल डेफिनेशन है। बट जो हमारी फंक्शनल है उसको याद रखना। एक 5वीं बात और लिखता हूं मैं आपको यहाँ पर एक 5वीं बात और है जो बुक में लिखी होती है, वो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसे भी मनी का फंक्शन कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। लेकिन दोस्तों देखो, आप कभी ना नोट करना, कभी आप इसमें ना बुक में इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में ना ज़्यादा मटेरियल नहीं लिखा होगा। मुझे इतना टाइम हो गया इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए, मुझे अब ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट द रियल फंक्शन ऑफ मनी। पता है क्या लिखते हैं बुक में, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन ट्रांसफर यूर फिक्स एसेट्स, या फिर आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, जो आपकी फिक्स एसेट्स है, यू कैन से द प्रॉपर्टी, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन ट्रांसफर योर फिक्स एसेट्स, योर प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे आपका एक घर दिल्ली में है और आप एनसीआर में, गाजियाबाद, नोएडा में परचेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, मनी से दिल्ली वाले को सेल करो और वहाँ पे जो कम बढ़ती पड़ता है उसको जाकर दूसरा आप ले लो। तो मनी ये काम करती है, मनी की हेल्प से यू कैन ट्रांसफर द वैल्यू, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अगर ज़रा ध्यान से सोचो तो ये तो यही है ना एक्सचेंज। भाई मनी से एक्सचेंज ही तो हुआ, बस यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी का हुआ है। और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के अंदर जो आजकल एक और 2-4 बातें जोड़ी जाती है वो मैं आपको बता दूं।
ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के अंदर एक बात जोड़ी जाती है कि इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, ये बात जोड़ी जाती है कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब ये भी है कि यू कैन ट्रांसफर द वैल्यू, यू कैन सेल एंड परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है। तो इंटरनेशनल मतलब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे वही फंक्शंस कर रहा है जो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हमने ये माना है कि ये लोकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, जनरली जो पीपल कर रहे हैं। बट ये वाला जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये आप अपनी एसेट्स का, प्रॉपर्टी का, ये आप दूसरे देशों से कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन ये भी हो रहा है। बस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब विद दिस फंक्शन द ट्रेड बिकम रीजनल टू लोकल, लोकल टू रीजनल, लोकल से क्या हो गया रीजनल, पहले लोकल था फिर क्या हो गया रीजनल हो गया, छोटे स्थानीय था रीजनल हो गया एक रीजन में, रीजन से क्या हो गया नेशनल हो गया, नेशनल से क्या हो गया इंटरनेशनल हो गया। तो इसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। ये क्या कहलाते हैं, 5 फंक्शंस। मेरे दोस्तों ये जो शुरू के 2 फंक्शंस है ना बेटा, ये प्राइमरी कहलाते हैं और ये वाले सेकेंडरी, ये प्राइमरी फंक्शंस हैं और ये आपको सेकेंडरी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनको प्राइमरी क्यों कहा जाता है, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लिखा हुआ मिल जाएगा कि प्राइमरी फंक्शन आर द 2 फंक्शंस। क्यों है ये प्राइमरी, ये क्यों नहीं है प्राइमरी? प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक, सबसे पहले। सोचो मेरे दोस्तों, जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर मनी आई होगी तो मनी ने क्या किया होगा, मनी ने सबसे पहले वैल्यू को मेजर, हाँ भाई ये चीज़ इतने की, और फिर एक्सचेंज किया होगा। स्टोर करना बाद का काम है, डेफर्ड पेमेंट बाद के काम है, समझे ना, ये सब बाद में हुए हैं, ये बाद में डेवलप्ड हुए हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो ये सेकेंडरी फंक्शन है। इनके अलावा अदर फंक्शंस भी होते हैं मनी के, ठीक है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, बाकी मेरे नोट्स के अंदर ये सब एक्सप्लेनेशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों मनी बार्टर सिस्टम ये हमने पढ़ लिया, ये इसकी डिफिकल्टीज थी, ये फंक्शंस थे, डेफिनेशंस भी थी। और इसी के साथ साथ मैं आपको मनी की कुछ स्पेशल डेफिनेशन है, जैसे जो हमारे CBSE के अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। एक है फिएट मनी, एक है फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी। फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी, ठीक है। फिएट मनी कुछ नहीं, ये वही है जो गवर्नमेंट, जो RBI ने इश्यू किए, गवर्नमेंट जो इश्यू करती है, मतलब जो जैसे हमारे इंडिया के अंदर नोट्स है, कॉइन्स है, 500 का नोट्स है, 2000 का नोट है। अब 1000 तो 2021 में तो अब है नहीं, अभी प्रेजेंटली बात कर रहा हूँ मैं, आगे आ भी सकते हैं। तो फिएट मनी इज दैट मनी विच इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, ये वही है। ये जो ये फिडुशियरी मनी है ना, फिडुशियरी मनी जो है ये नियर मनी की तरह है दोस्तों, जो मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये किसकी तरह है, नियर मनी। ये क्या है, दिस फिडुशियरी मनी कंसिस्ट ATM, ठीक है, जैसे पेटीएम जैसे चेक्स, ठीक है ना, चेक हो गए। और आपके चेक में अभी इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि होते हैं ट्रांजेक्शन समटाइम्स, उसके बारे में बताता हूँ। ATM हो गया, पेटीएम हो गया, या फिर भी कोई कार्ड्स हो गए, कार्ड्स हो गए कुछ, ठीक है ना, प्लास्टिक कार्ड। तो देखिए चेक भी मान लीजिए, बिल्स हो गए, बिल्स लिख देता हूँ चेक की जगह, ठीक है, क्योंकि बिल्स के अंदर सारे चेक वगैरह आ जाते हैं। तो देखिए फिडुशियरी मनी या नियर मनी इज दैट मनी विच इज समटाइम एक्सेप्टेबल एंड समटाइम नॉट एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कभी उसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द 2 पर्सन, पेयर एंड पेई, ठीक है ना। एक तो जो पे कर रहा है और एक जिसको पे किया जा रहा है, उनके ऊपर है। अगर कोई बंदा पेटीएम से पेमेंट लेने के लिए तैयार है तो पेटीएम इज कॉल्ड मनी, मगर पेटीएम को गवर्नमेंट ने इश्यू नहीं किया, ये ऐप है, गवर्नमेंट का नहीं है, ध्यान रखना। कार्ड्स होते हैं, बिल्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल में चेक्स वगैरह भी है। चेक किसने लिख कर दिया आपको, बैंक ने, बैंक गवर्नमेंट नहीं है, बैंक एक अलग इंस्टीट्यूशन है। आपके बिल होते हैं, इसके अलावा कार्ड से ATM है, ये गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है। गवर्नमेंट बैंक का हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है। ये यूज किए जा सकते हैं बट नॉट ऑलवेज, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएंगे, नियर मनी या फिडुशियरी मनी कहलाएंगे ये। तो ये 2 डेफिनेशन भी है। इसके अलावा मनी और भी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मनी के अंदर क्या है कि जैसे
कॉइन्स मनी, तो कॉइन्स मनी आप जानते ही हैं, मेटल मनी हो गई, पेपर मनी का मतलब नोट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको मनी के बारे में बताई। मनी के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसी क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करा दूं ताकि मुझे 2 अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हम इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो मनी का जो हमारा सिलेबस है, तो मनी हमारा एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा इसी क्लास के अंदर समझा देता हूं। आप चाहो तो इसको ब्रेक लेकर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप इंटरवल कर